नमस्कार साथियों, मैं सचिन श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल AP9 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो नंबर सिस्टम ने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। पिछली क्लास का जो हमने पढ़ा है उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, इसके बाद उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जो हमारी क्लासें होनी है वो किस किस टाइम होनी है। तो पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहली क्लास होनी है हमारी वो होनी है करंट अफेयर की 6 बजे से। इसके बाद सुबह 9 बजे ही हमारी हिंदी की क्लास होनी है। फिर होगी हमारी 1 बजे जीके और जीएस की। इसके बाद शाम को आपका 7 बजे मैथ स्टार्ट होगा और 8:30 शाम को रीजनिंग होगी। यही क्रम आपका चलता रहेगा। ये अब देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन देख लें। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था जो संख्या पद्धति है इसको समझने के लिए बहुत सी पद्धतियों का यूज किया गया था। तो सबसे पहली जो पद्धति थी हमारी वो थी दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें 0 से लेकर 9 अंकों का यूज किया जाता है। तो इसका जो बेस बना था हमारा, जितने अंक यूज किए जाएंगे वही उसका बेस होगा, यानी दशमलव पद्धति का बेस होता है हमारा 10। फिर हमने आपको बताया था कि इसका जो विकास हुआ था वो भारत में हुआ था, और भारत में किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। और आर्यभट्ट ने ही आप शून्य की खोज की थी। दूसरी जो पद्धति हमने आपको बताई थी वो थी द्वय आधारी पद्धति। इसमें आपको बताया गया था कि इसमें 0 और 1 दो ही अंकों का यूज किया जाता है, और इसका जो बेस था वो था हमारा 2। इसके आगे जो हमने पद्धति बताई थी आपको वो तीसरी थी ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो अंकों का यूज था वो 0 से लेकर 7 तक था, और इसका जो बेस था वो था हमारा 8। अगली पद्धति हमने बताई थी आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेकर 15 तक अंक यूज किए जाते हैं, और इसका जो बेस होता है वो होता है 16। ये था हमारा नंबर सिस्टम तक। अब इसके आगे इसका देखते हैं कि जो दशमलव पद्धति है जिसका हमें यूज करना है वो किस प्रकार होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति हमारी एग्जाम बेस्ड के लिए तो दशमलव पद्धति थी। जो दशमलव पद्धति है इसको समझने के लिए जो अंकों का यूज था वो था 9। तो यहां पर दो चीजें मिली हमें, एक तो शब्द मिला हमें अंक, और दूसरा शब्द जो मिला है वो मिला है संख्या। यानी अंक क्या है? जो गणित में सिंबल है, यानी जिनको कह सकते हैं जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या हैं? अंक। अब इनके प्रयोग से जो बनती है वो होती है हमारी संख्या। ठीक है, जैसे मैंने बोला था 97.25। अगर इसको कंप्लीट पढ़ा जाएगा तो 97.25। अगर इसमें अंकों की बात की जाए तो कितने होंगे? सिर्फ 2 अंक। यानी संख्या होगी हमारी 1, और अंकों की बात की जाए तो 2। दशमलव के बाद अंकों को काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद जब हमारी संख्या बनी थी तो संख्या में 2 चीजें निकल के आई थी। एक तो आया था स्थानीय मान, और दूसरा निकल के आया था जातीय मान। ये हम पिछली क्लास में समझा चुके हैं, इसको आप रिपीट कर सकते हैं देखने के लिए। इसके बाद हमने आपको बताया था संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण का जो प्रारंभ था वो था हमारा सम्मिश्र संख्या से। सम्मिश्र संख्या
सम संख्या का जो रूप होता है वो होता है a प्लस आई बी का। यहां से हमने दो संख्या निकाली थी, एक ये और दूसरी ये, यानी दो प्रकार की संख्या मिलती है हमें। एक मिलती है हमारी वास्तविक और दूसरी मिलती है हमें काल्पनिक। जो काल्पनिक में बताया था आपको हमने कि आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है और आई का जो मान होता है वो 1 के रूट में -1 होता है। वास्तविक हमने बताया था आपको, इनको दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो हमारी थी दशमलव और दशमलव, दूसरी थी हमारी पूर्णांक। दशमलव को भी हमने दो प्रकार के दशमलव बताए थे, एक तो आपका पुनरावृत्त दशमलव और दूसरा अपुनरावृत्त दशमलव। जो पुनरावृत्त दशमलव थे वो हमारे परिमेय संख्या कहलाए और जो अपुनरावृत्त दशमलव थे उनको अपरिमेय संख्या बोला गया। सॉरी, पुनरावृत्त दशमलव को परिमेय बोला गया और अपुनरावृत्त दशमलव को अपरिमेय बोला गया। परिमेय के बारे में हमने ये बताया था आपको कि इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और Q का मान जो होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सब हमारे परिमेय संख्या हैं, जितनी हमारी भिन्न हैं वो सब हमारी परिमेय संख्या हैं और दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सेम यही था हमारा अपरिमेय में भी कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब आगे समझते हैं। जो हमारा पूर्णांक था, पूर्णांक को हमने डिवाइड किया था। जो पूर्णांक था, पूर्णांक को हमने तीन जगह डिवाइड किया था, एक तो नेगेटिव, दूसरा जीरो और तीसरा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव संख्याएं थी इनको 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी ये हमारी पॉजिटिव संख्याएं थी। इन्हीं संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं, इन्हीं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं और इन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर और इन्हीं को बोला जाता है काउंटिंग नंबर। क्लियर? अब इनको जो डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को, वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमने ये बताया था आपको कि शून्य के साथ अगर नेचुरल नंबर को लिख दिया जाए तो इनको बोला जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक, इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका जो डिवाइडेशन था प्राकृतिक संख्या का वो दो प्रकार से था, एक तो हमारी सम और दूसरी हमारी विषम। जो सम संख्याएं थी उनको बोलते हैं इवन और ऑड। ठीक है, यानी सम संख्या वो है जो दो से विभाजित हो और ऑड वो है जो दो से विभाजित ना हो। इसके बाद हमने आपको बताया था भाज्य, अभाज्य। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य वो होते हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। फिर जो दो है वो हमारी सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा समअभाज्य है। इसके बाद जो 3 था हमारा वो है सबसे छोटी विषम अभाज्य। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो 9 था वो हमारी थी सबसे छोटी विषम भाज्य। कल तक की क्लास में हमारा यहां तक कंप्लीट हो चुका था। अब इसके आगे की बात हम करते हैं कि क्या था। देखिए, अब अभाज्य की बात चल रही है तो हम देखते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को कि कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो कुल अभाज्य की बात की जाए, अभाज्य सबसे पहले देखते हैं 1 से लेकर 10 तक कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। पहले है आपकी 2, फिर 3, इसके बाद 5 और 7, यानी 1 से 10 तक लेकर हमारी 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1 से लेकर अगर 50 तक पूछी जाए तो कितनी बनेगी। 1 से 50 तक हमारी संख्याएं बनती हैं, पहले 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर 41 और 43, 47। काम करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 1 से लेकर 50 तक जो हमारी संख्याएं बनती हैं वो होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं। 1 से 10 तक 4, 1 से 50 तक हमारी 15। इसके बाद हम देखते हैं 50 से 100 के बीच कितनी बनेगी। जब 50 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी सबसे पहले 53, फिर इसके बाद 59, 61, इसके बाद 67, फिर 71 और फिर इसके बाद 79, फिर 83, 89 और 97। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक संख्या हमारी कम है 67, 75, 73। तो टोटल जो हमारी संख्या होंगी वो होंगी 10। तो कुल अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो 1 से 10 तक हमारी 4 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं और 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है 10। तो कुल अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो हमारी होती है 25। अब 25 में भी अगर आप डिवाइडेशन करना चाहें सम और विषम में तो केवल एक ही सम संख्या होती है हमारी सम और बाकी 24 हमारी होती है विषम। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं सहअभाज्य की। सहअभाज्य इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। और यहीं पे दूसरा हमारा अपेक्षित अभाज्य। अगर अपेक्षित अभाज्य की बात की जाए इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिव प्राइम नंबर। दोनों की एक डेफिनेशन देखी जाए तो सेम है कि इनका जो मासा होता है वो एक होता है और इसका भी मासा जो होता है वो हमारा एक होता है। जब इनका मासा एक होता है तो इनमें अंतर क्या है, आइए उस चीज को समझते हैं पहले।
जब सहअभाज्य की बात आती है तो दोनों अंक जो होंगे हमारे वो अभाज्य ही होंगे, जैसे 2 और 3। जब दोनों को एक साथ लेंगे 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 5 और 7 लिया जाए तो 5 भी हमारी अभाज्य है और 7 भी हमारी अभाज्य है। यानी ऐसे दो नंबर लिए जाए साथ में जो दोनों अभाज्य हो तो उनको क्या बोला जाएगा? सहअभाज्य। जब हम 4,7 लेते हैं इनका भी जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। बट अगर देखा जाए तो 4 हमारी कैसी है? भाज्य, और 7 क्या हमारी? अभाज्य। इसी प्रकार अगर हम 9,11 लेते हैं तो 9 हमारी कैसी है? भाज्य, और 11 हमारी कैसे, सॉरी 9 हमारी भाज्य है, हाँ, और 11 हमारी अभाज्य है। यहाँ भी मासा अगर देखा जाए तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो अगर इन दोनों की तुलना की जाए तभी तो मासा 1 होता है। वैसे ये हमारी कैसी है? भाज्य, ये हमारी अभाज्य, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा? अपेक्षित अभाज्य संख्या है। ठीक, अब समझते हैं इसका एक क्वेश्चन हमारा कि जब किसी संख्या को 8,3 से विभाजित किया जाता है विभाजित 8,3 से विभाजित संख्या है। यदि कोई संख्या 8,3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, तो क्या आवश्यक है कि वह संख्या इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी? इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। सेम दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई संख्या 6,4 दोनों से विभाजित है तो क्या आवश्यक है? कि वह संख्या इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि दोनों क्वेश्चनों में सेम भाषा लिखी हुई है। तो सेम भाषा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है हमारा, वो समझते हैं पहले। यदि यहां पर देखा जाए कि 8 और 3 से कोई संख्या विभाजित है तो 8 और 3 दोनों से जो विभाजित संख्या है वो हमारी क्या है? 24 है। यानी 8 का भाग भी 24 में जाएगा और 3 का भाग भी 24 में जाएगा। अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो भी हमारा क्या है? 24 ही है, तो 24 का भी भाग 24 में जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो 6 है और 4 है, इन दोनों से जो विभाजित संख्या है वो हमारी है 12। यानी 4 का भाग भी हमारा 12 में जाएगा और 6 का भाग भी हमारा 12 में जाएगा। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमारा है 24। अब 24 में इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इस अनुसार, इसके अनुसार तो ये वाला हमारा सही है, लेकिन इसके अनुसार ये हमारा गलत है। जब सेम भाषा लिखी हुई है तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग क्यों?
इसका रीजन ये है कि जो 8,3 संख्या ली थी हमने, ये हमारी थी सहभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका जो मासा था वो हमारा था 1, और जबकि 6 और 4 जो संख्या हमने ली थी, इनका जो मासा निकालेंगे वो हमारा होता है 2। यही रीजन है कि ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर गलत है। अब सहभाज्य की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, पहले ये समझते हैं। सहभाज्य की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो संख्या सहभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है वो है उनके गुणनफल से भी, उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। समझिए। और अगर इसमें मासा पूछा जाए तो सहभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है, और लासा जो होता है वो हमारा गुणनफल होता है, यानी इन संख्याओं का गुणनफल होता है, इन संख्याओं का गुणनफल होता है। होता है जो सहभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं उनका जो मासा होता है वो 1 होता है, और जो लासा होता है वो हमारा इनका गुणनफल होता है। अब समझते हैं यहां पर इनका प्रयोग क्या है, कि सहभाज्य का जो प्रयोग है वो क्या है, कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं। जो सहभाज्य का प्रयोग है, जब विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा जैसे 6 की विभाज्यता चाहिए हमें, तो 6 की विभाज्यता के लिए हमें 2 और 3 इन दोनों की विभाज्यता अगर आती है तो फिर हम 6 की विभाज्यता को निकाल सकते हैं। कैसे, कि इन दोनों का जो मासा है वो हमारा कितना है, 1 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यानी जो संख्याओं का मासा 1 होता है उनसे विभाजित संख्या उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। ऐसा हमारा सहभाज्य का नियम बोलता है। ठीक, यानी जो संख्या हमारी 2 और 3 से विभाजित होगी वो हमारी 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार हम आगे के नियम भी बना सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 12 का विभाज्यता का नियम क्या बनेगा, तो 12 की विभाज्यता का नियम यह होगा कि जो संख्या 4,3 से विभाजित होगी वो हमारी 12 से भी विभाजित होगी। रीजन क्या है कि इन दोनों का जो मासा आएगा वो 1 आएगा, और मासा 1 आने का मतलब यह है कि सहभाज्य के नियम के अनुसार जिन संख्याओं का मासा 1 होता है उन संख्याओं से विभाजित संख्या उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है। अब यहीं पे अगर आप चाहो 12 की विभाज्यता का नियम 6 और 2 से लगा लो, नहीं होगा, क्योंकि इनका जो मासा बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 2। अब जहां मासा 2 हो जाएगा तो फिर ये हमारी संख्या सहभाज्य नहीं होंगी। जब सहभाज्य नहीं होंगी तो हमारा ये नियम फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम आगे चाहें तो 18 का नियम बना सकते हैं। 18 के नियम में आप 9 और 2 का यूज करेंगे, यानी 9 की विभाज्यता का नियम अगर पता होगा, 2 की विभाज्यता का नियम पता होगा, तो इन दोनों से विभाजित जो संख्या होगी वो उनके गुणनफल से विभाजित होगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करना चाहते हो कि 6,3 से अगर ले लें तो 6 और 3 से अगर विभाज्यता लगाएंगे तो इन दोनों का जो मासा आएगा वो आ जाएगा 3, और जो मासा सहभाज्य के नियम के विरुद्ध है। यानी सहभाज्य का नियम हमारा ये कहता है जिनका मासा अगर 1 होगा तो उनसे विभाजित संख्या उनके गुणनफल से विभाजित होती है। तो इनके गुणनफल अगर 18 आएगा लेकिन इनका जो मासा है वो 3 है, तो फिर ये नियम हमारा गलत हो जाएगा। अब यहीं पर समझते हैं विभाज्यता के कुछ नियम। विभाज्यता के नियम, दो, 4, 8, 16, यानी इसी क्रम में समझेंगे हम। अगर कोई संख्या आपको 2 से विभाजित चाहिए है तो हमें यह देखना है उसका जो अंतिम अंक होगा
अंतिम अंक हमारा 2 से विभाजित होना चाहिए, या फिर हमारा जो अंतिम अंक है वो हमारा 0 होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो 4 की विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि अंतिम दो अंक हमारे 4 से विभाजित हो, या फिर अंतिम दोनों अंक हमारे 0 हो। सेम 8 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, या फिर अंतिम तीनों अंक हमारे 0 हो। इसी प्रकार हम 16 की विभाज्यता का नियम बना सकते हैं कि अंतिम 4 अंक हमारे 16 से विभाजित हैं, तो संख्या हमारी 16 से विभाजित होगी, और या फिर अंतिम अंक हमारे चारों 0 हो। ये इसी क्रम में इसलिए है कि इनमें अंतिम अंक देखा जाएगा, 1 2 3 4 अंक देखे जाएंगे, इसी प्रकार बता दिया हमने। अब यहीं पे अगर चाहें तो हम देख सकते हैं 5 का और 10 का। 5 का और 10 का जो नियम होता है वो हमारा अंतिम अंक पर ही डिपेंड होता है। यानी किसी संख्या का अगर अंतिम अंक है, जो अंतिम अंक या तो 0 या फिर 5 हो, तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, और अगर 10 से विभाज्यता चाहिए है तो अंतिम अंक हमारा 0 हो, तो संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 और 9 का जो नियम है वो ये कहता है कि सभी अंकों का योग करो, सभी अंकों का योग यदि 3 से पूरा विभाजित है तो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हमारा 9 का नियम भी बोलता है कि सभी अंकों का नियम, सभी अंकों का जो योग है वो हमारा यदि 9 से विभाजित है तो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। यहां तक तो हमने विभाज्यता के नियम देख लिए। अब देखते हैं 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। जो 11 की विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि सम स्थानों का योग डिफरेंस विषम स्थानों का योग यदि दोनों का डिफरेंस 0,11 आता है तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए इसको, मैंने बोला 9 6 5 3 2। अगर यहां पे विभाज्यता का नियम लगाना है तो देखते हैं, यानी सम स्थानों का मतलब यह है कि एक छोड़कर एक को जोड़ना, यानी 1 2, यानी पहला तीसरा और पांचवा, ये कौन से हो गए विषम स्थान, इनको जोड़ेंगे 9 5 और 2, 9 और 5 14, 14 5 14 और 2 16। ये हो गया हमारे विषम स्थान। और सम स्थानों की बात की जाए तो जो दूसरा है और चौथा स्थान है वो हमारा कैसा है, सम। ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। जब इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा 9 और 16 का, तो हमें ये पता है कितना बचेगा हमारा 7। जबकि बचना कितना चाहिए, 0 या 11। अगर 0 या 11 बचता है तो फिर हम 11 संख्या विभाजित कर सकते हैं। अगर इसी संख्या में यही 9 6 5 3 2 और 7 बोल दिया जाए, तो इसमें अगर अंकों का योग किया जाए 9 5 14 और 2 16, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग हमारा 16 हुआ, और जो सम स्थानों के अंकों का योग है वो देखते हैं कि 6 3 9 और 9 7 16, यानी ऊपर भी 16 है नीचे भी 16 है, दोनों का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब अंतर हमारा 0 होता है तो फिर ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। ये थे हमारे विभाज्यता के नियम। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। क्रम वाइज चलता रहेगा आपका। आप लगातार जुड़े रहिए हम लोगों से और आपको क्लासें परमानेंट प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।